रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले पॉलिटी में हमने संविधान का भाग 1 यानी कि संघ एवं उसका राज्य छात्र क्षेत्र देखा हुआ है। तो आज हम देखेंगे भाग 2 जो कि है नागरिकता, और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है। तो 26 जनवरी 1950 तक भारत का नागरिक कौन कौन रहा होगा या फिर कौन कौन होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 5 वर्णन करता है। तो उस समय क्या कहा गया कि कौन भारत का नागरिक होगा? जिनके पास भारत का मूल निवास हो, इसके अलावा जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। यानी कि मतलब उस समय हमारे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो वही इसमें कहा गया है जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, या फिर जिनके माता या पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हों। यानी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो 1946 से वो भारत में रह रहे होंगे। ये जो लोग इस तरीके से रहे हैं उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, वो भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। तो लेकिन मेन बात ये ध्यान रखिएगा कि ये उस समय की बात हो रही है जब देश आज़ाद हुआ, ठीक। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 6। इसमें क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान। उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे क्योंकि उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए थी, इसीलिए अनुच्छेद 6 में इसी का वर्णन किया गया है। तो जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको कैसी नागरिकता दी जाएगी, तो इसका वर्णन कैसे है कि ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, और यदि वह 19 जुलाई 1948, ये डेट याद रखिएगा कि 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत अगर आए हुए हैं तो स्वतः ही उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आए हुए हैं तो 6 महीने निवास करने के बाद उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यानी कि 19 जुलाई 1948 के पहले आए तो अपने आप मिल जाएगी, और अगर इसके बाद आए हुए हैं तो 6 महीना रुकने के बाद उनको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद अनुच्छेद 7 में क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। इसके पहले क्या था कि जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हुए हैं और वो दोबारा भारत आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग यदि 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं और 19 जुलाई 1948 के पहले यदि वापस आ गए हैं तो उनकी नागरिकता नहीं जाएगी, किंतु यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो 6 महीने निवास करने के बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि सेम टू सेम चीज़ें वही है कि 19 जुलाई 1948 के अगर पहले आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर उसके बाद आए हैं तो 6 महीने रुकने के बाद इनको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 8। इसमें क्या कहा गया है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। यानी कि उस समय जो भी लोग भारत से बाहर रह रहे थे ये उनके बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का जन्म भारत में हुआ है, वह भारतीय दूतावास में पंजीकरण करा दे तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी को भारत की नागरिकता चाहिए, यानी कि किसी के बच्चे को भारत की नागरिकता अगर दिलवानी है तो वो भारतीय दूतावास में रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि यदि कोई भारत का नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो भारत का ही रहेगा, या किसी अन्य देश का है तो वहीं का नागरिक रहेगा। तो इस स्थिति में अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है भारतीय, तो उसे उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। और ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 10। इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 के प्रावधान संसद की इच्छा तक लागू रहेंगे, अतः संसद इनके कानून निर्माण कर सकती है, संसद के कानून निर्माण तक ही ये लागू रहेंगे। कहने का क्या मतलब है कि जो संसद होगी वो जो भी नियम बनाएगी वो उसकी इच्छा अनुसार ही ये सभी नियम बने रहेंगे या फिर ख़त्म कर दिए जाएंगे, ठीक।
फिर उसके बाद है अनुच्छेद 11। इसमें क्या कहा गया है कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। यानी कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है वो भारतीय संसद बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। ये नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून राज्य सरकार नहीं बना सकती, ठीक है। और उसके अलावा जो नागरिकता है इसमें संशोधन कब कब हुआ है, तो ये वही लिखा गया है कि संसद ने वर्ष 1955, 1986, 1992, 2003, 2015 और रिसेंटली 2019 में नागरिकता के संबंध में कानून बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, जो कि पहली बार संशोधन किया गया था नागरिकता में, और इसमें नागरिकता ग्रहण करने के तरीकों के बारे में बताया गया है। तो नागरिकता ग्रहण करने के कुल कितने तरीके हैं, तो 5 तरीकों के बारे में बताया गया है। पहला है जन्म से, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में ही हुआ है, ठीक है, और उनके माता पिता भी भारतीय हैं। फिर अगला है पंजीकरण, देशीकरण, वंश से, और यदि किसी भूभाग को भारत में मिला लिया जाए तो उस हिसाब से। तो चलिए इन सबको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता मिलेगी। तो यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है 1955 तक, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक। लेकिन फिर इसमें संशोधन क्या होता है 1993 में कि किसी बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारतीय होना आवश्यक है, तो ही उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये 1993 में कहा गया। फिर इसमें एक बार संशोधन हुआ कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तो ही उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, और ये 2003 में कहा गया, ठीक है। इसके अवैध प्रवासी कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत की सीमा में बिना बताए घुस गया है और भारत में रह रहा है, या फिर कोई व्यक्ति वीज़ा लेकर ही आया हुआ है लेकिन उसको जो समय दिया गया था उससे ज़्यादा रुका हुआ है। मान लीजिए उसको 6 महीने का वीज़ा मिला हुआ था भारत में रहने के लिए, लेकिन वो 6 महीने से ज़्यादा रहा हुआ है, तो वो भी अवैध प्रवासी ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये था जन्म से नागरिकता मिलने का प्रावधान। फिर उसके बाद है वंश के आधार पर। इसमें क्या होगा कि बच्चे के माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, और या बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में बच्चे का पंजीकरण कराना होगा। कहने का क्या मतलब है, ये जो वंश के आधार पर नागरिकता मिल रही है ये मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो देश के बाहर रहते हैं। जो लोग देश के बाहर रहते हैं, अगर उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया हुआ है तो 1 वर्ष के अंदर उन्हें भारतीय दूतावास में बताना होगा कि हाँ हमारा ये बच्चा है, इसको भारतीय नागरिकता दे दी जानी चाहिए, ठीक है। फिर अगला है कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। इसमें पंजीकरण के आधार पर नागरिकता कैसी मिलती है, तो यदि कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्षों से रह रहा हो या फिर किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हुआ है, तो उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। इसमें ये 7 वर्ष को 6+1 क्यों लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 वर्षों से भारत में रह रहा है तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई करेगा। जिस दिन वो अप्लाई करेगा उसके 1 साल बाद उसको नागरिकता दे दी जाएगी, इसीलिए यहाँ पे 6+1 वर्ष लिखा गया है। और ये पंजीकरण से संबंधित जो भी नियम कानून बनने हैं वो गृह मंत्रालय बनाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि देशीकरण के माध्यम से कैसे नागरिकता दे दी जाती है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी एक भाषा का अच्छा ज्ञान रखता हो, 8वीं अनुसूची में हमारे कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, उन 22 भाषाओं में से व्यक्ति को कोई भी एक भाषा अच्छे से आनी चाहिए। उसके अलावा चरित्र अच्छा हो और किसी क्षेत्र विशेष का विद्वान हो, अब चाहे हो डॉक्टर हो, गायक हो, क्रिकेटर हो, इंजीनियर हो, यानी किसी फील्ड में बहुत बेहतर विद्वान होना चाहिए। उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 14 वर्षों से भारत में रह रहा हो और इन 14 वर्षों में से 11 वर्ष लगातार भारत में रहा हो, तो देशीकरण के माध्यम से ऐसे लोगों को नागरिकता दे दी जाती है, ठीक है। फिर अब अगला है किसी भूभाग को भारत में मिलाने पर नागरिकता दे दी जाती है। कैसे? किसी भूभाग को भारत में मिलाने पर उस भूभाग में निवास करने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाती है यदि भारत सरकार चाहे तो। इसको कैसे आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे हमारा सिक्किम है, ये जब भारत में शामिल हुआ तो यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे थे उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। तो ये भूभाग के द्वारा लोगों को नागरिकता प्रदान करने का है, ठीक है। तो ये कुल 5 नागरिकता देने का नियम था। फिर उसके बाद अगला है कि नागरिकता समाप्त कैसे होगी।
तो देखिए, भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी या फिर समाप्त हो जाएगी। तो एक तरीके से ये समाप्त हो सकती है। अगला क्या है, वंचित कर देना। और किसी को नागरिकता से वंचित क्यों किया जाएगा? बिना सूचना 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो। कोई व्यक्ति है जो बिना किसी को बताए, बिना भारत सरकार को बताए 7 वर्षों से अधिक दूसरे देश में रह रहा है, उसका कुछ अता पता ही नहीं है, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उसके अलावा अगला क्या है कि पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति यदि 5 वर्षों के अंदर किसी अन्य देश से 2 वर्ष या उससे अधिक की उसको सज़ा मिल जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिली हुई है भारत की, लेकिन अगर किसी अन्य देश के द्वारा शुरुआत के 5 वर्षों के अंदर किसी अन्य देश के द्वारा उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा मिलती है तो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। फिर अगला है देशद्रोह व आतंकवाद जैसी घटना में लिप्त होने पर उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। ठीक है। तो ये थे भाग 2 जिसमें नागरिकता के प्रावधान दिए हुए हैं कि कोई भारत का नागरिक कैसे बनेगा, उसकी नागरिकता कैसे समाप्त होगी। तो अब अगले वीडियो में हम लोग एनआरसी और जो एनआरआई होते हैं इन सब से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।